Namaste dosto, my name is Ghumre Chandra Sen, and last lecture we already meet in chapter number 2, part number 3. We already discussed relationship between TU and MU. Before going on to the part number 4, that is most important topic in chapter number 2, utility analysis. Name of topic is Law of Diminishing Marginal Utility. दोस्तों याद रहे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. अगर आप यूटिलिटी को समझ गए हैं, यूटिलिटी मीन्स व्हाट, यूटिलिटी कैसे वर्क करती है और ये कंसेप्ट कैसे है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अ यूटिलिटी एनालिसिस. अंडर यूटिलिटी एनालिसिस दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. Anybody know that what is mean by marginal utility? याद है किसको? वेरी गुड. जैसे ही कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है, बढ़ते स्टॉक से क्या होता है तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है. मीन्स वैल्यू इन एक्सचेंज हमारी कम हो जाती है. उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, चलो तो फिर हम हमारे टॉपिक पे जाते हैं. वहां पे हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय ये लॉ कैसे है, और ये लॉ में हमें बहुत सारी बातें देखेंगे. बिफोर गो टू द लॉ, हमने समझने के लिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है. यू आर टेलिंग दैट सर ऑलरेडी ये टॉपिक ही पार्ट में चल रहा है. ओके, मगर यहां पे हमने कैसे डिवाइड किया है पार्ट? ये इस टॉपिक में अंडर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में फर्स्ट पार्ट में ये लॉ में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन मींस ये लॉ की कंसेप्ट किसकी है. देन हम देखेंगे कि लॉ का ये बेस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ. देन थर्ड इंपॉर्टेंस आएगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली. मींस ये लॉ का कोर प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. देन लेटर ऑन वी फोकस टू शेड्यूल ऑफ लॉ, मींस मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल. Then explanation. Then we focus to assumptions, means ये लॉ फुलफिल होने के लिए कुछ कंडीशंस हमको रखनी पड़ेगी, कुछ रूल. अभी देखो ये कोरोना वायरस चल रहा है तो हमको घर में बिठाने को बोल रहा है, इधर मत जाओ, ये मत करो, एक साथ मत लोग आओ. तो ये क्या है? ये सब कंडीशंस है. हम फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. राइट, क्लियर. सो ये कंडीशंस तो होती है, तो कंडीशंस का क्या रोल है? कंडीशन नहीं होगी तो ये लॉ का एप्लीकेशन ही होगा नहीं. तो वो कुछ कंडीशंस, और ये लॉ में लास्ट टॉपिक होगा तो उसका नेम होगा एक्सेप्शन. मींस ये लॉ को कुछ वायलेट भी करती है, जो कंडीशन बताते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस. वो लॉ के एंड में हम डिस्कस करेंगे. ओके, so now let's go to the actual law, how is works to here. We are now focused to them. Before go to the law discussion, we are taken some revise part 1. We already discussed utility features, types, concept of utility. Then last part third that discussed to the relationship between TU and MU. And now today we discuss to the law of diminishing marginal utility. और ये 5th यूनिट इस वीडियो का बाद का चैप्टर 5 होगा, वहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा शायद. तो हम आप फोकस किस पे करने वाले हैं आज के वीडियो में? दैट फोकस ऑफ टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर. तो चलो फिर, मैंने पहले ही बोला था कि ये लॉ को हमने डिवाइड किया है सम प्रोपोर्शन में. तो इसका पहला प्रोपोर्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन. अभी थोड़ा ये लॉ को समझ लो.
अब ये मार्शल साहब है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कंज्यूमर को बिहेवियर से बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से बोले तो समझे तो क्या है, तो उन्होंने क्या किया है को लॉ को बहुत डीपली स्टडी किया है और उसमें उन्होंने कंज्यूमर को स्पेसिफाई किया है। और वी हैव नंबर ऑफ बिहेव, हमें बहुत सारे बिहेव होते हैं। हम कभी चिल्लाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी झगड़ते हैं। मीन्स हमारे लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस में हम बहुत सारा बिहेव करते हैं। अभी ये मार्शल साहब तो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, आप बोलेंगे तो सर ये बिहेवियर का और यहाँ पे रिलेशन क्या, तो उस बिहेवियर की स्टडी यहाँ पे नहीं होने वाली। कौन से बिहेव की स्टडी होने वाली है यहां पर? दैट बिहेव, विच बिहेव पे हम फोकस करेंगे कि जिसमें कंज्यूमर आता है, जो कमोडिटी बाय करता है। क्लियर? तो हम यहां पे वही देखने वाले हैं अंडर इंट्रोडक्शन में, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी? बिहेवियर, यस, उसको बहुत सारे लाइक डिसलाइक होते हैं। हर किसी की हमारी चॉइस अलग है और हमारे चॉइस पे बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। मान लो कि हम रिच फैमिली से आते हैं तो इनकम का इंपैक्ट होगा। मान लो कि हम पुअर फैमिली से आते हैं तो ये पुअर बैकग्राउंड का, एडजस्टमेंट का उसमें सारा इंपैक्ट होगा। मान लो कि हम क्या बोलते हैं उसको, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत झगड़े वाले लोग हैं तो हमारा वो भी उस पर इंपैक्ट करेगा। मान लो कि हम बहुत ही माइजर, कंजूस है, तो उसका इंपैक्ट हमारी बिहेव पे एज ए कंज्यूमर भी होता है। और जब हम मार्केट पे जाते हैं तो गुड्स की जब डिमांड करते हैं तो बहुत सारी ये यूटिलिटी पावर्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट ऑलरेडी देखा है। तो हमारा बिहेवियर कैसा रहता है कि व्हेन वी वांट दैट गुड्स, कि जैसे ही कोई गुड हमें पसंद आती है तो हम लेते हैं। राइट? लिसन केयरफुली व्हाट आई टोल्ड यू। मींस हमको जो गुड्स मिलते हैं और जो हमें पसंद आते हैं तो हम उसको डिमांड करते हैं। Right? So that demand, when stock of that commodities rise, our behavior can be changed. जैसे ही हम कमोडिटी का स्टॉक बढ़ाते हैं तो बिहेव भी हमारा चेंज हो जाता है। और ये जो बिहेव है ना, ये जब पहला कमोडिटी हमें मिलता है, जैसे स्टॉक बढ़ता है तो हमारा बिहेव चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, यही इस लॉ में हम देखने वाले हैं कि when change the commodity stock then how we can be changed to here। मैं थोड़ा सा तो इधर ये वीडियो को म्यूट करूंगा क्योंकि रीजन उसका यही है कि आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक दिखे और ये ज्यादातर टाइम मुझे आपको ही नहीं देखने पड़ेगी और ये उतना वीडियो को क्लियरिटी भी नहीं है, तो हम फोकस उस पे करेंगे टॉपिक पे। तो मैं ये वीडियो कैप्चर को थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ कर, जब मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं दिखूंगा, अभी इसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेरे आवाज को आप जरा ध्यान से सुनिए। तो मैं अभी क्या बोल रहा था, तो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, वो ये लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैट बिहेव वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग। हियर इज रिलेशन ऑफ दैट कंजम्पशन। अब ये लॉ पे जाने से पहले ये गॉसेन साहब थे, ये वह इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी ट्राई किया था पहले कि स्टॉक राइज होने के बाद यूटिलिटी कम कैसे होते हैं। वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट दैट इज कॉल्ड प्रोफेसर गॉसेन, और दिस लॉ आल्सो कॉल्ड गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। ये लॉ को ऐसे भी बोला है कि गॉसेन पहले फर्स्ट लॉ, उन्होंने भी उसको ट्राई किया था। So that law introduced to first them, or they are the discussed to here. Then
बट ये उतना, ये क्या बोलते हैं, वो सटीक तरीके से वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो ये हमारे ये नए साहब आ गए फिर इकोनॉमिक्स में, अल्फ्रेड मार्शल, उसको हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और मेजॉरिटी थियोरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लिखी है वो मार्शल साहब ने लिखी है। और ये थियोरी किस में लिखी है? दैट नेम ऑफ बुक्स, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं उनको। दैट नेम ऑफ बुक्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच पब्लिश्ड इन 1890। दैट इज, और दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। अब बोलेंगे ये सर यूनिवर्सल क्यों है? यस, दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो यूनिवर्सल होती है। बोलेंगे थियरीज होती है सर, ये लॉ कैसे हो गया? अभी समझ लो कि गुड्स का प्राइसेस राइज हो गया तो डिमांड तो डिक्लाइन होगा। अभी ऐसा थोड़े है कि इंडिया को लोगों का डिमांड डिक्लाइन होगा। अभी चाइना में जाए तो उनका भी डिमांड डिक्लाइन होगा, अमेरिका में जाएंगे तो उनका भी होगा, यूके में जाएगा तो उनका भी होगा। तो ये यूनिवर्सल है कि नहीं? सेम लाइक दैट व्हाट इज प्रिंसिपल, यहाँ पे ये मार्शल साहब ने एक्सप्लेन किया है, वो बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब हमारा कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो हमारा बिहेव कैसा चेंज होता है। क्लियर? दैट इज एक्सप्लेन इन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। दे आर द ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज हियर। That is basis, that what is the base of law of that here? That is the stability characteristics of human wants that are considered in the law. Means यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी है कि इस लॉ में स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स उसको कंसिडर किया है। आई नो दैट प्रैक्टिकली हमारा जो होता है, क्या होता है कि हम जब कमोडिटी बाय करते हैं तो हमारा बहुत सारे सेंस एक साथ काम करते हैं कि मींस मेनी थिंग्स वी आर अट्रैक्टेड दैट कमोडिटीज टू बाय टू देम। यहाँ पे वो जो अलग तरीके जो बहुत सारी क्वालिटी उनको कांस्टेंट करके सिर्फ फोकस हमारे वांट पे किया है, यही मार्शल साहब ने एक्सप्लेन किया है। और ये हम लॉ के थ्रू भी समझेंगे, बहुत ही इजी लॉ है समझने के लिए। अब ये लॉ का स्टेटमेंट देखिए पहले जो मार्शल साहब ने यहाँ पे दिया है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ दैट ऑलरेडी हैज। अब देखिए ये लॉ का स्टेटमेंट है। क्लियर? इसमें क्या मेजर किया है कि व्हेन वी स्टॉक ऑफ कमोडिटीज राइजिंग, राइट, जैसे ही हमारा कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है, अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूं, व्हेन एडिशनल कमोडिटी स्टॉक इज राइजिंग, जैसे ही स्टॉक बढ़ता है तो हमारा यूटिलिटी कम हो जाता है। अब ये सेकेंड लाइन पे जरा फोकस करो। द एडिशनल बेनिफिट विच इज पर्सनल डिराइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग diminishes with every increase in stock that he already has। समझ रहे हैं आप कि जैसे कि कौन से ही कमोडिटी का आपके साथ स्टॉक बढ़ता है तो उस स्टॉक वन साइड बढ़ता है और साइमल्टेनियसली आपकी यूटिलिटी भी कम हो जाती है। मींस क्या हो जाती है? वैल्यू इन एक्सचेंज वो कम हो जाती है। अब ये आप थर्ड वीडियो जब आपने देखा होगा, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बट आई रिपीट टू यू हियर। ये टॉपिक सेकेंड अंडर पार्ट थर्ड में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि जैसे ही स्टॉक बढ़ता है तो यूटिलिटी कैसे डिक्लाइन होती है। तो मैं उसको आगे से रिपीट नहीं करूंगा। So we are that when, very simple language I told you here, we are taken in that one example, मैंगो का स्टॉक बढ़ता है तो हमारी यूटिलिटी कम कैसा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, उसको जरा ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि वो आपको आपके माइंड में खूब अच्छी तरह से रहे, इसलिए आप देख लीजिए फिर से स्क्रीन को।
ओके चलो, तो ये हो गया अपना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसका स्टेटमेंट हो गया। तो हम अभी शेड्यूल पे जाते हैं। ये हमने शेड्यूल ऑलरेडी देखा है, मगर फिर भी मैं रिपीट करता हूं। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिखाया है। मार्जिनल यूटिलिटी, when stock of commodity is rising, our each stock rising, our marginal utility is decline। अब ये स्टेटमेंट को हम फिर से देखें, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया है कि when commodity stock is rising, additional stock rises, our utility is decline, other things be remaining constant, the additional benefits which person derive from given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock of that already has. In other words, marginal utility that any consumer derive from successive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increase. In short, the more of thing you have to less you want to have more of it। आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्या बोला यहाँ पर? जैसे ही हमारे पास कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो हमारा यूटिलिटी कम होता है। अब मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जैसे ही कंज्यूमर कंज्यूम्स करता है यूटिलिटी के, तो हमारे पहले के स्टॉक होता है 8, और जैसे ही ये स्टॉक बढ़ता है 1 2 3 4, सो यूटिलिटी डिक्लाइन होने स्टार्ट होती है। वो जाती है 8 6 4 और 2, और जहां पर ये हमारा स्टॉक बढ़ता है तो 5th यूनिट को हम तो सेटिस्फाई होते हैं ना, एब्सोल्युटली। तो हमारा स्टॉक वहां पे सैचुरेशन होता है, तो हमको उससे ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर कैन बी स्टॉप हिज कंजम्पशन। क्लियर? तो अभी ये सेम डायग्राम ऑलरेडी हमने डायग्राम में देखा है पार्ट 3 में, फिर भी ये लॉ के लिए है ना, तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे दिखा है जो वाई एक्सिस पे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दिखाए है। ये देखिए, अब देखिए ये जरा अच्छी तरीके से देखिए। ये यूनिट फर्स्ट मैंने दिखाया ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट को हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, सेकेंड को 6 कम होती जा रही है जैसे स्टॉक बढ़ता है, थर्ड को और कम हो गई, और फिर और कम, ऐसे कम होते होते कितनी हो गई? मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे मैंगो दिखाए थे, अभी हर बार दिखाना जरूरी नहीं है, ये तो कमोडिटी है, ये समझने के लिए आपको मैंने मैंगो दिखाए थे। तो ये कमोडिटी का स्टॉक जैसे ही बढ़ा है तो हमारा यूटिलिटी कम कम होता गया है। अब ये समझ में आया सबको? आपको फिर से रिपीट करता हूं। फर्स्ट यूनिट्स को 8, सेकेंड को 6 है, और अनदर यूनिट को 4 है, देन 4 हो गया, फिर ये 4th यूनिट को 2 हो गया, और एक जो एक अच्छा कंज्यूमर को उसको रैशनल बोले, अच्छा बोले तो ये उसको समझ में आता है कि हमें कंजम्पशन कहाँ पे स्टॉप करना है। यस, यहाँ पे हमको टीयू की जरूरत नहीं, हमारे सिर्फ टीयू की कंसेप्ट हमें वैल्यू इन यूज को दिखाती है। क्लियर? जैसे ही हमारा कमोडिटी का स्टॉक बढ़ जाता है तो यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन हो जाती है। क्लियर? सो ये हमने फिर से ये डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दिया। इट इज वेरी इजी टू कनेक्टिंग। जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे कर्व मिला, वो जो स्लोप है उसका डाउनवर्ड स्लोप है। अब इसका एक्सप्लेनेशन वेरी इजी है। हाँ, वो बिहेव कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ, वो लास्ट टाइम पिक्चर देखे थे हमने। क्लियर? ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी का है कर्व। हाँ, यहाँ पे जो ये बिलो है उसको जो छोटा सा एंगल दिखता है तो वहां को उसको डिस यूटिलिटी मीन्स यू हैव टू क्रॉस द लिमिट ऑफ stock of commodity, so you not gets to the any benefit, so utility can be say that this utility। Clear? जैसे ही स्टॉक ऑफ कमोडिटी का बढ़ता है, पहले हमारा स्टॉक ये इतना था, फिर ये जैसे हमारे कंडीशन चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर? और एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि वहां पर नीचे नीचे ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, फर्स्ट यूनिट को यहाँ पर है,
इतने आप बहुत हो, एक्साइटमेंट हो, दूसरे पे यहाँ पे और थर्ड पे यहाँ पे, फोर्थ पे आपको टेंशन आ रही है थोड़ी की खाने की, और फिफ्थ पे आप यहाँ पे, ये फिफ्थ, और ये ज्यादा का यूनिट आप लेंगे तो ये क्या हो गया, आपकी तो वाट लग गई फिर। तो ये क्या दिखाता है, जैसे ही कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो हमारा यूटिलिटी कम कम हो जाता है। क्लियर? दैट इज मेंशन इन द लॉ। आई होप ये यहां तक आप समझ गए होंगे। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लॉ खत्म नहीं हुआ, अभी लॉ स्टार्ट हुआ है। जैसे ही कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो यूटिलिटी हमारा कम कम हो जाता है। क्लियर? अब ये लॉ फुलफिल होने के लिए कुछ सारे कंडीशंस दिए हैं, हमें उस कंडीशन पे फोकस करना है। तो हम उस कंडीशन पे अभी जरा फोकस करते हैं। तो चलो देखते हैं हम अब एक्चुअली उसको कुछ कंडीशंस है, ये ऐसा ही होने के लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन के बिना ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। सो नाउ वी फोकस ऑन दैट ऑल कंडीशंस हु हेल्प्स टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। चलो अब हम वन वन कंडीशंस को देखते हैं और समझते हैं। पहला कंडीशन है, ये लॉ को आप समझ रहे हैं। आप ये बोलेंगे सर ये आप तो पिक्चर दिखा रहे हैं। ये मैं मेरा वीडियो हाइड करता हूं क्योंकि आप तब अच्छी क्लैरिटी से आप देख पाएंगे। ओके, देख रही है भाई साहब ये क्या क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको कुछ? ये क्या कर रही है, ये जंप भी कर रहे हैं और स्टेबल भी हो रहे हैं, अपने आप को उन्होंने स्टेबलाइज भी कर रहे हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पे तो आप समझ में आ रहे हैं ये क्या बोलेंगे, इसका और रिलेशन क्या है लॉ का? इस लॉ में हमने रैशनैलिटी को अज्यूम किया है। मींस वो पर्सन कैसा चाहिए नहीं है, ये रैशनैलिटी में कंज्यूमर इज अज्यूम टू द रैशनल। इट मींस दैट बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। आप बोलेंगे सर ये तो जंप कर रहा और इसका बिहेव कैसे कांस्टेंट हो गया? भाई ठीक है, समझ रहा मैं आपको, मैं दिखा भी रहा हूं। बोलेंगे नॉर्मल तो नहीं है सर, ये जंप कर रहा है। ओके ओके, रुकिए, तो अब ये दूसरा पिक्चर देखिए। ठीक है, देख रहा है पिक्चर ये? अरे बाप रे, क्या हो गया? ये देखिए वो तो जंप कर गया। आप बोलिए, अब ये दोनों में से आपको नॉर्मल कौन लग रहा है? ये फर्स्ट वाला नॉर्मल है या सेकंड वाला? आप बोलेंगे सर ये दोनों भी अब नॉर्मल है, मगर ये दूसरा वाला काफी है अब नॉर्मल है, उसमें ड्रिंक क्या होगा वो छोड़ दो, उसके हमें कोई लेने नहीं है। रैशनैलिटी मींस व्हाट? उस पर्सन को गुड और बैड में फर्क समझ में आना चाहिए। मींस लॉ में कहां पे स्टॉप होना है, ये पॉइंट पे आगे अभी आई है। इस ऐसे आदमी पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। हमें कौन सा चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो इस भाई साहब से तो समझ सकते कि बाबा वो परफेक्शन है और उसमें एक स्किल है। क्लियर? तो समझ रहे हैं आप? रैशनैलिटी मींस बिहेव ऑफ दैट यू शुड बी नॉर्मल व्हेन कंज्यूम द कमोडिटी। आपका कमोडिटी के कंजम्पशन में बहुत सारा नॉर्मल बिहेव चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे आपकी यूटिलिटी कम हो रही है और कहां पे स्टॉप करना है। वो इमोजी के पिक्चर याद है आपको? तो वो पिक्चर क्या पढ़ाते हैं आपको कि हमें स्टॉप कहां पे करना है। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, अरे स्टॉप तो समझ में नहीं आया। क्लियर? तो वो बिहेव रैशनैलिटी बोलते हैं। अभी दूसरा पिक्चर तो रिपीट हो गया, अभी नेक्स्ट पिक्चर को दिखाते। ये क्या है? वेट दिखा रहा है। बोले कि भाई साहब ये क्या वेट है कि क्या है, क्या वेट है? 280। घबराइए मत, अब ये नंबर्स में बोला है। राइट? क्लियर? ये नंबर्स में आया ना, यूटिलिटी वहां पे भी नंबर में मेजर हो रहा है। बोला ना स्टॉक हो गया तो यूटिलिटी कम हो गया। पहले 8 था, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, 2,
0 एंड -2। समझ में आया? तो वहां पे नंबर्स पे मेजर किया है, उसके वहां पे कम ऐसा कभी। और वो जो पिक्चर है, वो पिक्चर में समझ में आ रहा है, वो मैंने पिक्चर दिखाए थे आपको पहले, बहुत आप एक्साइटेड थे। वो जो इमोशंस है, कुछ वो इमोशंस को हम कुछ नंबर दे सकते हैं क्या? आंसर क्या है? नहीं दे सकते। हमारे इमोशंस है, उस इमोशन को हम नंबर नहीं दे सकते। मगर मार्शल साहब ने क्या किया है? इमोशंस को नंबर में मेजर किया है। उन्होंने कैसा मेजर किया है? कार्डिनल मेजरमेंट उसको बोलते हैं। क्लियर? वहां पे जो दिखा है ना, वो अभी डायग्राम में रिपीट नहीं कर, आई ऑलरेडी शो यू। जैसे ही कमोडिटी स्टॉक बढ़ता है तो वो नंबर दिखाया है ना, वाई एक्सेस पे दिखाया है 8, और उस पहले 8 उससे कम हो गया, फिर कम हो गया। ये क्या दिखाता है? आवर कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट। जैसे ही कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो यूटिलिटी नंबर्स में मेजर की जाती है। क्लियर? तो यहां पे उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट। क्लियर? प्रैक्टिकली ये कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, उसको नंबर में बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आई नो दैट हम हमारे इमोशंस को नंबर में नहीं मेजर कर सकते। मैं गुस्सा हूं तो ऐसा मैं बोलूंगा 1, मैं बहुत खुश हूं 2, मैं अभी रोने वाला हूं 3, अब मैं हंसने वाला हूं 4, ही। ऐसा कुछ मेजर होता है क्या? नहीं होता। मगर मार्शल साहब बहुत टैलेंटेड थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो नहीं है आज, मगर उनकी थियरी आज भी हम पढ़ रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं कि हमारे इमोशंस को मेजर किया है नंबर्स में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डिनल मेजरमेंट। क्लियर? वो जो यहां पे फोकस किया है 1 2 3, दैट इज द रीजन आई दैट सिलेक्ट द पिक्चर। क्लियर? हम जाते, सो ये कंडीशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कितने कमोडिटी के बाद कहां पर हमारी यूटिलिटी आए। राइट? नेक्स्ट, अभी ये पिक्चर दिखाइए आपको, देख लीजिए पिक्चर। ये क्या दिखाता है? ये एप्पल है और ये पंछी खा रहे हैं। ओके ओके, और क्या सोच रहे हैं? हाँ बोलिए, कुछ दिमाग लड़ाता है तो मेरे को बताइए। हाँ यस, यहां पे जो एप्पल हमने लिए है उसका साइज देखिए, उसका शेप देखिए, कलर देखिए, टेस्ट। हाँ अभी तो खा नहीं सकते आप, मगर वो जो कमोडिटी हम यहाँ पे लेंगे, हाँ वहां पे हमने मैंगो कंसीडर किया, तो एप्पल समझो ले लिए, तो उसके साइज कैसी चाहिए सबकी? जैसे मैंने अभी बोला था, कैसी चाहिए? उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट सबका आइडेंटिकल होना मांगता। समझो पहले का टेस्ट बहुत स्वीट हो गया तो आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और सेकेंड का बहुत ही क्या बोलते हैं, खट्टा हो गया, वो आपको खा ही नहीं पा रहे, तो आप सेकेंड पे स्टॉप करेंगे। मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। और ये दूसरा कि समझो कि पहला एप्पल था, उसका वेट था 100 ग्राम, और दूसरे का हो गया सिर्फ 25 ग्राम। ऐसा कोई एप्पल नहीं होता, समझ लो 50 ग्राम का एप्पल हो तो क्या होगा? साइज चेंज हो गया, आप ज्यादा और एप्पल खाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो हम यहां पे कमोडिटी लेंगे तो उसका साइज, शेप, कलर एक साथ होना जरूरी है। अगर साइज डिफरेंट होगा तो ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये कंडीशन के लिए हमने ये पिक्चर लिया है जहां पर उस एप्पल का कोशिश किया है हमने कि साइज, शेप, कलर एक जैसा हो। नेक्स्ट पिक्चर, हाँ अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, आप देख रहे होगे, समझ में आ रहा है पिक्चर? यस, टॉम एंड जेरी है। क्या करे, ये बिल को
हाँ मिल्क को ड्रिंक कर रहे हैं, और वो देखो इनका स्पीड भी क्या अच्छा है ना। हाँ काफी अच्छी पिक्चर है। बहुत ये बनाने वाले साहब 2 दिन पहले गए, ये उसका नाम मैं सॉरी भूल गया, तो जस्ट 2-3 दिन गए पहले वो उनका देहांत हो गया, जिन्होंने ये कार्टून बनाया था टॉम एंड जेरी का। नाम याद है किसी को? अच्छी बात है। चलो अब ये क्या करे, ये कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हैं। ये लॉ में भी हमें क्या करना है, कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यू करना है। हम समझो ये एप्पल अभी एक खाया, दूसरे दिन दूसरा खाया, तीसरे दिन तीसरा खाया, तो यूटिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा? यस टेल मी। अब ये डिस्क्रिप्शन यहां पे कमेंट करके बोलिए मेरे को, कम होगा या ज्यादा होगा? एब्सोल्युटली एवरी डे बढ़ जाएगा। मगर हमें एक ही साथ सब वो कमोडिटी कंजम्पशन करनी, एक साथ म्हणजे मीन्स हमको पहला एक एप्पल लेना है, उसके बाद दूसरा तीसरा, और इस कंटिन्यू। समझो हम ये मिल्क ले रहे हैं तो 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास हमको कंज्यूम करना है। अगर इसमें कोई गैप आया तो क्या होगा? एब्सोल्युटली वो लॉ को अप्लाई नहीं होगा। मार्शल साहब को ने जो कर डाउनवर्ड स्लोप दिया वो आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप ये पिक्चर से? वेरी गुड। सो दैट इज द कंटिन्यूटी। नेक्स्ट पिक्चर। अभी ये बोलेंगे ये तो सर आप तो ये कोलगेट की ऐड करने लगे। भाई साहब मैं ऐड कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये बच्चा है और यो क्या कर रहा है, वो टूथब्रश कर रहा है। क्लियर? तो ये ब्रश कर रहा है तो वो उसके दांत ही साफ हो गए ना। मैं समझ रहा हूं आपको क्या बोल रहा हूं। दांत से वो ब्रश का यूज से क्या हो दिख रहा है इधर, उसके दांत ही साफ हो रहे हैं। मीन्स यहां पे हमको क्या अज्यूम किया है, हमने जो कमोडिटी लिया है उसका एक ही सेटिस्फेक्शन हमें वन टाइम मिले। समझो कि हमने ये टूथब्रश किया और आप बोले मेरा पोट ये क्या सॉरी कि बोले कि आप मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना। वंस टाइम ओनली वन सेटिस्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल वांट। हम जो कमोडिटी ले रहे हैं that given commodity can satisfy single want of the person. The law assumes an experience of single want which is completely stable at a given point. हमें जब ये ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें याद रहे कि हमारे दांत ही क्लीन हो, दांत मीन से टीथ ही हमारे क्लीन हो रहे हैं। हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि इससे बहुत सारे और कुछ कुछ हो रहा है तो कुछ कुछ नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? मीन्स एप्पल से खा रहे हैं तो आपको पेट ही भरना मांगता है, उससे और कुछ नहीं होना मांगता। समझ रहे हैं? सो दैट इज सिंगल वांट वी कंसीडर। नेक्स्ट अब ये देखेंगे बिल्ली। ओके फिर ये क्या है? रीजनेबिलिटी। अब तो समझ रहे हैं कि आप बोलोगे उसका कुछ रीजन क्या है सर? अरे जरा समझ वेट तो कीजिए। अभी ये समझे बिल्ली है और ये क्या कर रही है? मिल्क का कंजम्पशन कर रही है, तो ले रही है। ओके कंटिन्यू, उसको रीजनेबल साइज में उसको मिल रहा है। समझो ये बिल्ली थोड़ी एडवांस है। अब आप ही मेरे को बताएंगे अभी ये बिल्ली थोड़ी है ऐसी है तो अब क्या होगा? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। कंजम्पशन का साइज चेंज हो गया। अब कंजम्पशन, अब समझ लीजिए कि हम मिल्क कंजम्पशन कर रहे हैं, वही मिल्क हम स्पून से ले रहे हैं, तो साइज चेंज हो गया कि नहीं? व्हाट आई टेल यू, जैसे हम मिल्क ग्लास से लेते हैं तो कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करते हैं। समझो उसमें स्ट्रॉ डाल दिया तो क्या होगा? यस, कंजम्पशन का जो साइज है वो चेंज हो गया। मीन्स हमें क्या ध्यान रखना है यहां पर? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल। कंजम्पशन का साइज और जो कमोडिटी है, जो ऑलरेडी हमने होमोजिनिटी में देखा है,
वो थोड़ा सा सिमिलर करता है, मगर यहाँ पे कंजम्पशन का है इशू। तो उसका कंजम्पशन का साइज ड्यूरिंग कंजम्पशन नॉट लार्ज और नॉट स्मॉल, वो कैसा चाहिए, रीजनेबल चाहिए। उसमें चेंज कर, तुम बोलोगे ये सर एक चेंज हो गया तो क्या होगा, एब्सोल्युटली जहां पे चेंज होगा तो आपके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आएगा। सो दैट कंडीशन reasonability, whatever we consider, that should be the reasonable size, otherwise not application to the law. Now next, अब ये क्या पिक्चर दिखा रहा हो आपको, समझ में आ रहा है कुछ? बोले सर ये कोरोना वायरस है तो ये हाथ ये क्लीन कर रहे हैं, ऐसा है? हाँ, बोलिए। वेरी इजी है। ये क्या दिखाता है, कंसिस्टेंसी। बोले हाथ में क्या कंसिस्टेंसी है, बोलेंगे ना आप, ये हाथ में क्या कंसिस्टेंसी है। आपको अब ये कोरोना चल रहा है तो आपको हाथ बार बार धोने पड़ते हैं, कॉन्स्टेंसी। क्लियर? ये इधर ये हैंड वॉश का कुछ रिलेशन नहीं है, मगर इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट रिलेटेड फैक्टर्स टू द कंज्यूमर, दैट इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, CONSTANC, कॉन्स्टेंसी रहेगी चाहिए। ये हाथ हम धो रहे तो बार बार धोने पड़े सकते हैं, कांस्टेंट, तब यह कोरोना से दूर जाएंगे, नहीं तो कोरोना हमारे घर में आएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? उसमें क्या होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। आप स्टॉप भी नहीं करने चाहिए और ज्यादा भी नहीं करते तो कुछ और इफेक्ट होगा। एक टाइप की कंसिस्टेंसी उसमें रखनी, उसमें कौन से में, हमारा जो इनकम है, लाइक्स है, डिसलाइक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा है? वाह वाह वाह। ये अभी ये समर सीजन चल रहा है तो ये वाटरमेलन है और यहाँ पे ग्रेप्स है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? यस। That law assumes that commodity consumed by the consumer is divisible, so that can be acquired in small quantities. ये वाटरमेलन है, हम उसको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस, इट इज कैन बी व्हाट, डिविजिबल। समझो हम ये ग्रेप्स है, हम ये ग्रेप्स में भी ऐसे कुछ कट करते हैं क्या? बोलेंगे क्या बात कर रहे सर, ये ग्रेप्स कभी कट करते हैं? हम ऐसे डायरेक्ट कंजम्पशन करते तो दो चार ग्रेप्स खाते हैं। मींस ये वाटरमेलन में क्या है, डिविजिबिलिटी है, और ग्रेप्स में डिविजिबिलिटी नहीं है। हमें यहां पर जो कमोडिटी लेनी है वो कमोडिटी हमें स्मॉल प्रोपोर्शन में डिवाइड करनी आनी चाहिए। अब समझो कि वो कमोडिटी इनविजिबल है, समझ लीजिए। मींस का उसमें अभी उस कमोडिटी का स्मॉल प्रोपोर्शन हम नहीं कर सकते। लिसन केयरफुली, उसका स्मॉल प्रोपोर्शन में नहीं कर सकते तो यह लॉ में एप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर? और दैट इज रीजन वी आर द कंसिडर कमोडिटी मस्ट बी देयर divisibility that can be come to the smallest and small quantities. अब जैसे ये ग्रेप्स लिए तो हम ग्रेप्स कितने भी ले सकते, ग्रेप्स का भी स्मॉल का और स्मॉल प्रोपोर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मगर ये वाटरमेलन में पॉसिबिलिटी है कि हम स्मॉलेस्ट में स्मॉल भी पार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप यहां पे आप समझ गए हो यहां तक। क्लियर? तो अब ये सब क्या है, दैट ऑल इज assumptions। हमने यहां पर ये सब देखे, वो क्या है, दैट ऑल इज assumptions। आपको ये सब ये
एजम्पशन समझ में आए होंगे ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ. आई नो दैट लेक्चर इज वेरी लॉन्ग एंड लेंदी, बट देर इज नो एनी ऑप्शन. ये इसमें उसमें भी 2 पार्ट और करेंगे इसके, तो बहुत ही ज़्यादा पार्ट होंगे, तो हमें इसको ऐसा ही समझ के लेना पड़ेगा. क्लियर? तो चलो हम अभी एजम्पशन तो हो गए, तो हम अभी एक्सेप्शन पे फोकस करते हैं. राइट? वेदर वी आर द राइज ऑफ स्टॉक ऑफ कमोडिटी, हाउ इज commodities decline, there are see the some conditions. Now we focus to the some exceptions. Clear? यहाँ पे हम अभी ये assumption तो हो गए भाई, ये अभी exception पे कुछ सारा फोकस करेंगे. Clear? I know that it is not easy to understand, इतना easy भी नहीं है, थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा, मगर ये पिक्चर को हम देखेंगे तो बहुत सारा आपके समझ में भी आता होगा. क्लियर? तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक्सेप्शन को अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ सी द हियर. यस, माय पैटर्न इज आई एम शोइंग पिक्चर्स. आपको लगता होगा कि ये बच्चों जैसे पिक्चर क्यों दिखाते हैं. एम इज दैट यू आर अंडरस्टैंड बेटर देन कंसेप्ट. क्लियर? तो हम ये पिक्चर के थ्रू ये जाएंगे. ये पिक्चर दिख रही है आपको? यस, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इट शोज इन दैट पिक्चर? दैट इज एक्सेप्शन इज द लॉ. यहाँ पे ये अभी ये स्टूडेंट है और ये बच्चा रीडिंग कर रहा है, अभी जो भी कोई है. क्लियर? सो देयर आर द वैरायटी ऑफ बुक्स. क्लियर? There are the variety of books. So मान लो कि यहां पे आपको ये बुक्स कलेक्शन का हॉबी है, राइट? और ये जैसे ही बुक कलेक्शन स्टॉक बढ़ता है तो ये एडिशनल स्टॉक ऑफ दैट बुक्स, योर यूटिलिटीज राइज. दैट कर्व नॉट गोज टू द डाउनवर्ड, दैट गोज टू द अपवर्ड. आई एम राइट? आप बोलेंगे सर ये एमयू को तो डाउनलोड हो गया तो टीयू का किधर जाएगा? वो वहीं पे रहेगा. टीयू की बात, एमयू की बात करें हम यहाँ पे. समझ में आ रहा है? ये देखो कि बुक्स है कि समझ लो कि, और ये समझो कि आपको ये म्यूजिक लिसनिंग बहुत हैबिट है, तो बहुत सारे म्यूजिक आपने सुने हैं, तो क्या बोलेंगे? ये बहुत सारे म्यूजिक सुनने से यूटिलिटी बढ़ जाती है. और समझ लो कि आपको ये पेंटिंग्स, रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शन का हैबिट है आपका, तो क्या होगा? यूटिलिटी राइज होगी. समझ लो कि आपको ये स्टैम्प्स कलेक्शन, और समझो कुछ बच्चों को तो ये कॉइन कलेक्शन का बहुत हैबिट होता है, समझो बढ़ा रहा, तो क्या होता है? जैसे ही ये स्टॉक बढ़ जाता है तो ये एब्सोल्युटली यस, कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स राइज, सो यूटिलिटी इज राइज. तो ये फिर ये एक्सेप्शन कहां हो गया? यहां पर एक्सेप्शन हो गया. मगर ये अभी ये समझ रहे हैं ये एजम्पशन की कौन से एजम्पशन के अगेंस्ट जा रहा है? बोल रहे, समझ में आ रहा है आपको ये? यस, ये अज्यूम क्या किया था हमने वहां पर? इक्वल साइज. हमने समझो म्यूजिक अगेन एंड सेम म्यूजिक लिसन, ये एक साइज के ही स्टैम्प कलेक्शन किए और कॉइन्स कलेक्शन किए और रेयर पेंटिंग कलेक्ट की, तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा नहीं. तो बोलेंगे सर ये हॉबीज तो एक्सेप्शन नहीं है. आई नो दैट, और टू योर इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू हियर, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन है नहीं. ये सिर्फ क्या करते हैं? दैट इज एक्सेप्शन जस्ट वायलेट द लॉ. Actually, there is no any exceptions to the law of diminishing marginal utility. असल में इस लॉ को कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं. ये सब जो एक्सेप्शन है ये क्या बोलते हैं? ये दिखावा करते हैं. समझ लो कि हम आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है और ये आप ये रेलवे स्टेशन को गए या एयरपोर्ट को गए, तो जैसे ही कोई आता है तो आपको क्या लगता है?
हमारा ही रिलेटिव है, मगर जैसे ही वो आपके नजदीक आता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये हमारा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? मैं शुरू में जो दिखता है वो होता नहीं है। समझ में आ रहा है? जो दिखता है हमें वो होता नहीं है। क्लियर? वो ये ऐसी सिचुएशन ये सिर्फ क्रिएट करते हैं एक्सेप्शंस। ये हॉबीज एक्सेप्शन है मगर रियल एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? वैरायटी ऑफ बुक्स, ये तो वो एजम्पशन को फेल कर रहा है। किसको? होमोजीनस को, होमोजिनिटी को। अगर वो हमने वहां पे कंडीशन ली है तो हम वो फॉलो करेंगे। जब ये सेम बुक्स हम रीड करेंगे अगेन एंड अगेन तो यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो सेम लाइक इज हियर। समझ में आया? अब ये दूसरा देखिए। अब ये बोलेंगे ये कौन है? ये बहुत इजी है, ये पैसे बचा रहा है। ये क्या बोल रहा है? माइजर्स। क्लियर? अब ये बोलेंगे, अभी आपको इजी आ जाएगा। बोलेंगे सर ये माइजर्स का तो मनी का स्टॉक बढ़ेगा तो इसका यूटिलिटी बढ़ेगा। बराबर है? इसका स्टॉक बढ़ेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगा। हर किसी का। माइजर्स बोले तो चिंगूस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हमारे मराठी में आपण त्याला चिंगूस माणूस बोलतो, बरोबर है कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इधर कि वो हमेशा दूसरों की मनी पे रहते हैं। उनको लगता है कि वो दूसरे खर्च करें, हम नहीं करेंगे। खुद के बर्थडे के लिए गायब हो जाते हैं और दूसरे के बर्थडे के लिए हमेशा हाजिर। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं? कंजूस, माइजर्स। समझो उसका मनी का स्टॉक बढ़ा तो यूटिलिटी बढ़ता है, मगर वन वो किसको वायलेट करता है? यस, रैशनैलिटी को। उसका माइंडसेट वैसा ही रहेगा ना। कितना कमा के जाएगा? अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज पढ़ा था कि इटली में एक बहुत अमीर आदमी था और उसको फैमिली के सबको क्या बोला, वो वायरस हो गया, कोरोना हो गया और वो उसके फैमिली के सब मेंबर डाइड हो गए। और बोलते हैं कि वो आदमी बहुत ही माइजर्स था, वो बहुत मनी बचाता था मगर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। और वो फाइनली क्या किया पता है? उसने अपने ही बिल्डिंग से कूदकर उसने जान दे दी, सुसाइड किया। शॉक हो गए, आई नो दैट। तो समझ में आ रहा है? वो तो उसने सब रैशनैलिटी लॉस कर दी। अभी वो पैसे उसने रास्ते पे फेंक दिए थे, न्यूज चैनल पे मैंने देखा। तो समझ में आ रहा है आपको? ये मीन्स ये रैशनैलिटी लॉस हो गई उसकी। तो ना उसका वो जब था वो तब उसके मनी का कुछ यूटिलाइजेशन नहीं किया। आई नो दैट उसका फैमिली रॉयल होगा, पता नहीं होगा, मगर ऐसे सुनने में आया कि वो बहुत ही माइजर था। छोड़ो, हमारे इधर भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये समझ में आया? तो किस कंडीशन को वायलेट करता है? रैशनैलिटी को। अभी मैंने बोला। नेक्स्ट, अभी उस पे बैन लगा है ना। हाँ, तो ये ड्रिंक कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रंकर्ड और एडिक्शंस। समझ लो कि आप ये ड्रिंक करें, आप मीन्स आप कभी मत कीजिए, समझ लीजिए, assume that in the case of drunkard has to the level of increase in every additional unit of liquor, that is what we say that drinking some drink, right? समझो वो ड्रिंक कर गया और उसको कुछ खाने को दिया तो उसका यूटिलिटी बढ़ेगा क्या? नहीं। क्या होगा? पता नहीं चलेगा। एनी गेस? नहीं, आई नो दैट आप ड्रिंक नहीं करते, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। पहली बात समझ लो, करनी है तो उसका स्टॉक राइज होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस पे उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और नहीं, ये हम पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? सो व्हेन स्टॉक ऑफ कमोडिटी इज राइजिंग, each rising stock of commodity that utility is decline, but ये किसको वायलेट करता है? ये भी रैशनैलिटी को भी वायलेट करता है, क्योंकि उसका कंडीशन अच्छा नहीं रहता है ना। वो ड्रंकर्ड पर्सन है तो उसको वो अच्छा रहता है क्या? नहीं रहता। आफ्टर दैट पर्सन हैव हिज लॉस टोटल रैशनैलिटी। क्लियर? अभी ये देखो भाई, ये इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास क्या होता है? पावर होता है। पावर में आए तो सब लोग
पवार नहीं बोला मैं भाई साहब, पावर पावर, पवार बोले तो बारामती से आ गए। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम इधर, पवार साहब बहुत ग्रेट साहब है। समझो एक कोई भी पॉलिटिशियन हो, कौन सा भी, तो उसका क्या रहता है एटीट्यूड कि मेरे पास पावर रहना मांगता है। कौन सा भी ब्लो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता इधर, कोई भी कौन सा भी पॉलिटिशियन हो, जैसे कि हाथ में उसके पावर आ गया तो वो क्या करता है, उसका क्या बोलते हैं, दुरुपयोग करता है। मीन्स वो उस पावर का सम टाइम गेट्स टू द पर्सनल बेनिफिट, यूज दैट सेम पावर। क्लियर? मीन्स जिस पर्सन को ये पॉलिटिशियन लोग हैं तो उनके वो क्या बोलती है, हवस, डिजायर, क्या बोलते हैं उसको, लूस्ट, वो बढ़ती रहती है, वासना बोलते हैं उसको। तो वो उनको लगता है कि मैं सबसे पावर में हूं और मैं जो चाहे कर सकता हूं। हमने दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं ना कि वो जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, सॉरी, वहां पे जो किंग का रूल होता है, कुछ अच्छे भी किंग है, ऐसे भी नहीं है, कुछ बहुत सारे अच्छे भी किंग है, मगर वहां पे ऐसे कुछ कंट्री में है, मैं कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, कि वहां पे वो क्या करते हैं, वो पावर का पर्सनल यूज के लिए कुछ यूज करते हैं। अब ये कोरिया के साहब नहीं, वो किम जैम, जो अब नाम नहीं मेरे को पता है, वो तो उनका वो पावर बहुत ही डेंजर तरीके से यूज करते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है क्या? मगर नहीं, बहुत होशियार हो गया अभी वो, उसका भी रैशनैलिटी लॉस होता है, तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है। और ये नेक्स्ट एक्सेप्शन मनी। समझो हमने मनी लिया, क्लियर, तो मनी का स्टॉक बढ़ता है, तो यस एब्सोल्युटली, ऐसा कोई है कि जिसका मनी का स्टॉक बढ़ गया और यूटिलिटी कम हो गया? नहीं होता। कितने भी हम अमीर हो जाएं तो हमें लगता है कि हमारे पास और पैसा हो, और मनी हो, हमें लगता है कि हमारे पास और पैसा चाहिए, और क्लियर। सो वी वांट टू गेटिंग मोर पावर, सो वी हैव टू अर्निंग मोर मनी, और मनी का यूटिलिटी कभी कमी नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होगा। मगर ये तो ऑलरेडी वायलेट करता है किसको? हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है कॉन्स्टेंसी ऑफ मनी। तो पिक्चर नहीं देखा था मैंने हैंड वॉश का, क्लियर। तो जैसे ही मनी का स्टॉक बढ़ता है तो यूटिलिटी हमारा कम तो नहीं होगा, मगर थोड़ा सा उसका, वो बोलते हैं ना, समझो कि एक रिच पीपल है, उसको 1 लाख रुपए मिलता है, और वो पुअर है, उसको मंथली 10,000 मिलता है, तो दोनों में यूटिलिटी में तो डिफरेंस आएगा ही। वैसे ही मगर यह भी यहां का एक्सेप्शन है नहीं, क्लियर। सो दैट ऑल इज एक्सेप्शन, बट दैट ऑल आर द जस्ट वायलेट द लॉ। ये सब एक्सेप्शन है मगर ये लॉ को वायलेट करते हैं, असल में एक्सेप्शन है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपके? ये एक्सेप्शन है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है कि एक्सेप्शन हो रहे हैं, एक्चुअल में एक्सेप्शन है ही नहीं। बोलेंगे ये समझो स्टेटमेंट आया आपको, एग्री डिसएग्री को, देयर इज नो एक्सेप्शंस टू द लॉ, आप क्या लिखेंगे? यस, देयर इज नो एक्सेप्शन, स्टेटमेंट इज एग्री, देयर इज नो एक्सेप्शन। समझो इसको ऐसा लिखा, देयर इज नो रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU, यस दैट इज एग्री, क्लियर। मीन्स इस लॉ को एक्सेप्शन है मगर रियल एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज, व्हेन आस्क्ड टू द स्टेटमेंट, देयर इज अ रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन यू यस राइट देयर स्टेटमेंट इज डिसएग्री, देयर इज नो एनी रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। हमें ये सब लिखने हैं मगर क्या करना है, पहला सेंटेंस को लिखना है कि समझो हॉबीज लिख रही है, हॉबीज इज एक्सेप्शन टू द लॉ, बट एक्चुअली हॉबीज इज नॉट। व्हाई नॉट? बिकॉज स्टैम्प कलेक्शन, मनी और अदर कलेक्शन इज दैट व्हेन वी कलेक्ट द सेम स्टैम्प्स वी आर नॉट राइजिंग टू द यूटिलिटी। आर यू अंडरस्टैंड? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता और फटाफट ये लास्ट टॉपिक पे आता हूँ आपके, और उसका टॉपिक का नाम है क्रिटिसाइज। अभी ये
अब लॉ पे क्रिटिसाइज तो लोग करते ही रहेंगे भाई, ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप कुछ भी अच्छा करें तो लोग नाम तो रखते ही है। ओके, तो ये मार्शल साहब का लॉ लिखा तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। और भी वो भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। आप भी बोलेंगे सर हमको भी क्रिटिसाइज करना है, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया, बहुत लॉन्ग लेंदी है। ऐसा है, कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, बहुत ही इजी लॉ है। क्लियर? चलो तो हम वन बाय वन उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फटाफट लेता हूं उसको, मैं टाइम नहीं लूंगा अब ज्यादा। उसको क्रिटिसिज्म, अभी ये पहला क्या है, लॉ में जो है एजम्पशंस लिए है तो वो सब अनरियलिस्टिक है, ऐसा बोलना पड़ता है तो बोलते हैं कुछ लोग। समझो कार्डिनल हमले लिया कि हम हर चीज को कार्डिनली मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसी कमोडिटी है कोई कि उसका सिंगल यूज है? नहीं। आजकल तो जमाना आ गया भाई वैसा, कौन सा 1 गेट बाय क्या बोलते हैं ना, क्या 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, ऐसा कुछ। तो बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखा है मार्शल ने? मार्शल ने इससे प्रूव कर दिया। अब ये हम मार्शल तो एनकरेज कर रहे हैं, आप ऐसी कमोडिटी सिलेक्ट करिए कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आपके? ये 4 in 1, 5 in 1, ये क्रेडिट गोज टू मार्शल। यस, हम सिंगल कमोडिटी से सेटिस्फाई होंगे तो यूटिलिटी कम होगी। यही यस, एब्सोल्युटली मार्शल ने यही आपको समझा दिया है कि हमारी कमोडिटी मेनी बेनिफिट्स नहीं बताया उसने, वो हम पे छोड़ दिया कि आप ऐसा चॉइस कीजिए। तो ये सारे एजम्पशंस है वो रियल में कुछ अनरियलिस्टिक भी है, ऐसे माना है। दूसरा, अभी ऑलरेडी मैंने बोल दिया तो मैं फटाफट जाता हूँ। अभी समझो, अभी ये वेरी बहुत स्वीट गर्ल है और ये वाटरमेलन को खा रहे, तो वो ऐसे ही बोलेंगे ना, वेरी स्वीट वेरी टेस्टी, क्या ऐसे बोलेंगे? 5 4 3 ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। तो ये कार्डिनल नहीं, तो ये उसको नाम क्या दिया है? असल में मेजरमेंट कैसा होता है? ऑर्डिनल। लिख के लीजिए ये वर्ड, ORDINAL। ऑर्डिनल मीन्स ये हम नंबर में काउंट नहीं करते। ये कैसे है? क्वालिटी में मेजर होता है, नॉट इन नंबर्स। लिसन केयरफुली, दैट इज नॉट इन नंबर्स, दैट इज मेजर इन क्वालिटीज। वेरी टेस्टी, वेरी गुड। समझो ये मैंगो खा रहे तो आप बोलोगे वाह क्या टेस्ट है इसका, ऐसा समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ये अभी ये इनविजिबिलिटी पे मैंने बोल दिया, तो हम समझो ये खा रहे तो हम उस पीसेस में तो नहीं खाते, नहीं ऐसे ही खाते हैं हम। ये स्ट्रॉबेरी, राइट? तो इनविजिबल वाटरमेलन में है, तो वहां पे ये मार्शल साहब ने क्या लिया है कि कमोडिटी हमने कैसी लेनी है? जो इनविजिबल हो। क्लियर? मगर सॉरी, डिविजिबल। प्रैक्टिकली बहुत सारी है जो कमोडिटी इनविजिबल होती है। समझो मैं चेयर लिया, तो चेयर के 4 पहिए चाहिए ना उसको, एक भी गायब हो गया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकता मैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ये ट्रू है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर? उसमें हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी की मनी की यूटिलिटी है कांस्टेंट नहीं रहती और वो चेंज भी हो जाती है। क्लियर? सिंगल वांट कंसीडर किया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें तो बहुत सारी वांट होती है, हमें तो बहुत सारी चीजों को शौक होता है और हम ऐसी कमोडिटी परचेस करते हैं कि एक कमोडिटी हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। क्लियर? सो हम उसको भी देखते हैं। क्लियर? सो सिंगल वांट इट इज नॉट पॉसिबल। मार्शल साहब को क्रिटिसाइज किया बहुत सारे लोगों ने। आर यू अंडरस्टैंड दैट ऑल? समझ में आ रहा है? देखिए फिर से, और कोई क्वेरी है तो मेरे को आस्क इमीडिएटली। आई होप ये यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये हाउ टू एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म आल्सो। क्लियर? आपके समझ में आया है बहुत कुछ? ऐसा मैं सोचता हूं कि ये, आई नो दैट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लिटिल बिट, नॉट मोर। क्लियर?
सो मैं यहाँ पे अभी ये लॉ ऑफ डीएमयू हमने देखा, पहले एजम्पशन हमने फोकस किया, सॉरी इंट्रोडक्शन देखा, उसमें गॉसेन लॉ में थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ आपके। गॉसेन का लॉ देखा हमने, और गॉसेन ने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, फिर मार्शल साहब आए ने, उन्होंने एक्चुअली उसका एफर्ट्स लिए, उसको कुछ कंसिडरेशन किया। देन वी फोकस टू दैट स्टेटमेंट ऑफ लॉ, व्हेन स्टॉक ऑफ कमोडिटीज राइज देन हाउ टू यूटिलिटीज डिक्लाइन। देन वी सी द शेड्यूल, वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमने यूटिलिटी दैट इज यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, सेकंड कॉलम हाउ शोज टू द हाउ आवर यूटिलिटी इज डिक्लाइन, एंड व्हेन स्टॉक ऑफ कमोडिटीज राइजेस आवर यूटिलिटी इज डिक्लाइन। क्लियर। देन हमने एजम्पशन पे फोकस किया, उसको हम तो कंडीशंस बोलते हैं, और उसको एक वर्ड है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। लिसन केयरफुली, हाइपोथेसिस, राइट। तो वो कंडीशंस की और रूल्स भी बोल सकते हैं उसको हम, तो वो कंडीशंस फॉलो करेंगे तो ही लॉ का एप्लीकेशन होगा। और देन फाइनली देन वी डिस्कस टू द एक्सेप्शंस, कि जो रियल में है ही नहीं, लिसन केयरफुली, वो जस्ट वायलेट करते हैं, दिखावा करते हैं, राइट, वो हमें सिर्फ वायलेट करते हैं, असल में वो है ही नहीं। दैट ऑल आर द नॉट एक्सेप्शंस। एंड लास्ट में देखा हमने कि ये लॉ की क्या क्रिटिसिज्म है। क्लियर। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, आई थिंक ये पार्ट नंबर ये लॉ भी था, ये लॉ को भी डिवाइड कर सकते थे मगर नहीं, उसका कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए एक ही लेक्चर में मैंने ये पूरा लिया है। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकेंड पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ, और पार्ट नंबर 5 में हम देखेंगे, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर भी खत्म हो, दैट इज चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। एंड पार्ट नंबर 5 में हम सेम टाइम तो नहीं बोलेंगे, जैसे ही मेरा ये वीडियो बनेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और मैं आपको पार्ट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2 में मिलता हूँ, और यहाँ से मैं आप सब लोगों का मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद. परत भेटूया पुढच्या स्लाइडमध्ये, पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.